बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, उनके जनरल फीचर्स एंड देन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट, इस सेशन का आगाज कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम फ्रॉम द जनरल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जी स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेकियोफाइट्स के अंदर फिलिसिनी और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स अप टिल टुडे। ऑलराइट, एवोल्यूशन के एतबार से हमें ये पता चलता है कि एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स दुनिया के ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में हमें नजर आते हैं। अब किस तरह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, आप अगर गौर करें तो हमने ये बात पढ़ी थी कि प्लांट्स की टोटल हमारे पास 360,000 स्पीसीज हैं। ऑलराइट, आउट ऑफ दीज 360,000, 235,000 स्पीसीज दे बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दीज एंजियोस्पर्म्स दे आर द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अब फिर इस लिहाज से अगर फर्दर हम इनके फीचर्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिहाज से कि दे हैव इवॉल्व्ड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। ऑलराइट, दे हैव इवॉल्व्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये खसूसियात हैं एंजियोस्पर्म्स की जिसकी वजह से दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। अब इसमें से कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर ले अगर, तो सबसे पहले नंबर पे यहां पे एक लफ्ज है फ्रूट। ऑलराइट, आसान तरीन डेफिनेशंस में यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। दैट इज द राइपेंड ओवरी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी कि ओवरी वाला स्ट्रक्चर जब पक जाए और उसकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी हो तो वो फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फल बन जाता है। और फिर फलों के अंदर आपको जो चीज नजर आती है स्टूडेंट्स, देयर आर सीड्स। ऑलराइट, और सीड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? Again, easiest definition. This is the mature ovule. All right? यानी जब ओव्यूल पक जाए और मेच्योर हो जाए तो वो सीड बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ओव्यूल खुद क्या चीज है? What is ovule? This is integumented embryo sac or megasporangium. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये ओव्यूल को हमने डिफाइन कर लिया है कि इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होंगी, इंटेगुमेंट्स हैं, और असल में ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर्स और फिर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। ऑलराइट, तो इन सब स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए ताकि हम इसके लाइफ साइकिल को आसानी से समझ सकें। अब फिर इसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम फ्लावर को डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज अ फ्लावर बेसिकली, तो ये भी याद रखिएगा, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। ऑलराइट, अब इस लिहाज से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि प्लांट्स के पास पहले सिर्फ ब्रांचेस ग्रो करती होती थी और उन ब्रांचेस में से फर्दर लीव्स डेवलप होना शुरू हुए और फिर उन्हीं लीव्स की मॉडिफिकेशन की वजह से हमें फ्लावर्स नजर आते हैं जो फूल लगे हुए हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ऊपर। अब इसी को फर्दर थोड़ा सा और हम अगर एक्सपैंड कर लें तो हमें पता चलता है कि दीज फ्लावर्स दे हैव स्पेशलाइज्ड फ्लोरल लीव्स। ऑलराइट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी फूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको नजर आ सकते हैं। अब इस लिहाज से स्टूडेंट्स वो मेन स्टाक जिसकी मदद से फूल जो है वो ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज पेडिसल। ऑलराइट, फिर इसी तरह जो बेस ऑफ द फ्लावर है जिसके ऊपर फर्दर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे उसको हम कहते हैं थैलेमस। ऑलराइट, या फिर आपकी किताब में उसका एक और नाम लिखा हुआ है टोरस। ओके, ये याद रखिएगा, द बेस ऑफ द फ्लावर। फिर इसके बाद जो फ्लोरल लीव्स हैं इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से हिस्से शामिल हैं फूल के? फ्लोरल लीव्स दे कंसिस्ट ऑफ sepals,
एंड पेटल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सेपल्स आमतौर पे छोटी छोटी पत्तियां जो फ्लावर की बेस से ग्रो करती हुई आपको नजर आती हैं और नॉर्मली ग्रीन कलर की होती हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा टफ हैं, रेजिस्टेंट हैं और ग्रीन हैं। और इनका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। टफ, प्रोटेक्टिव, रेजिस्टेंट एंड यूजुअली ग्रीन। ऑलराइट, पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं फूलों की, जो कि एंजियोस्पर्म्स के फूलों की पहचान है, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द अगर हम गार्डन्स में, अपने घरों के अंदर या वो लैंडस्केप्स जिनको मेंटेन किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से, वहां पे जो हमें रंगीनियां नजर आ रही हैं कुदरत की, ये सब के सब कलर्स, दीज आर द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पेटल्स जो हैं बेसिकली दे आर कलर्ड, और याद रखिएगा दे आर बेसिकली अट्रैक्टेंट्स फॉर पोलिनेटर्स। अट्रैक्टेंट्स फॉर पोलिनेटर से क्या मुराद है कि इन पत्तियों के कलर, जो वाइब्रेंट कलर्स इनके नजर आते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ। फिर इसी तरह इनके अंदर नेक्टर भी मौजूद हो सकता है, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड जिसको पीने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इन फूलों की जानिब, और फिर बदले में क्या करते हैं, फायदा पहुंचा रहे होते हैं कि यहां से पोलन ग्रेन्स को लेके किसी और फूल की जानिब चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह है कि पेटल्स और सेपल्स ये फ्लोरल लीव्स हैं, और इन फ्लोरल लीव्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात पे अगर आप गौर करें तो इनका कोई भी रोल हमें नजर नहीं आ रहा इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर इनका कोई किरदार नहीं है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू स्टेटमेंट याद रखिएगा, सेपल्स एंड पेटल्स आर non-essential, or we can say non-reproductive parts of flower. Alright students, अब रिप्रोडक्शन में इनका कोई अमल नहीं है। इसका मतलब यह है कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में कोई खातिर खा रोल नहीं परफॉर्म कर रहे, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनका कोई किरदार नहीं है। फिर इसी तरह अगर ये नॉन एसेंशियल हैं तो एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं? दीज आर स्टेमन एंड कार्पल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा स्टेमन एंड कार्पल दे आर आल्सो द फ्लोरल पार्ट्स। ओके, अब इनको हम कहते हैं दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एसेंशियल पार्ट्स इनको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन द रिप्रोडक्शन। एसेंशियल पार्ट्स, ऑलराइट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किस तरह से हैं, इसके लिए पहले तो याद रखिएगा कि स्टेमन एंड कार्पल दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। स्टेमन इज मेल part of the flower, carpel is the female part of the flower. Alright students, अब इनके अंदर फर्दर जो आप चीज याद रखेंगे वो ये है कि स्टेमन के पास दो अलग-अलग से कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज फिलामेंट, वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से ये अटैच्ड है फ्लावर के साथ, एंड अदर वन इज एंथर। इसी तरह कार्पल के पास स्टिग्मा, इन वर्ड से आप जरूर फेमिलियर होंगे, style and ovary. Alright students, these are the essential parts of the flower because they will play a significant role in the completion of life cycle. अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि अभी अगर हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल के एतबार से स्टूडेंट्स इसके पास भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का अमल जारी है। वो किस तरह से? एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन है और दूसरी जनरेशन गेमिटोफाइट जनरेशन है। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो कहां पे नजर आती है? जितने प्लांट्स आपको अपेरेंटली नजर आ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिनके फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी हैं, ये सब के सब स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी गेमिटोफाइट जनरेशन कहां है? गेमिटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस्ड अप टू अ फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट,
आप यूं याद रखें कि इतनी कम तादाद में सेल्स रह चुके हुए हैं कि दे आर परमानेंटली रिटेन्ड बाय द स्पोरोफाइट जनरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यहां से हम अपने लाइफ साइकिल का अगर आगाज करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स के पास कौन कौन से फर्दर स्पोरोफाइटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो आगाज करें हम मेल पार्ट से। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंथर। ऑलराइट, एंथर इज द स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मेल गेमेटोफाइट। अब किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है मेल गेमेटोफाइट, इसको यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंथर के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया आर microspore mother cells. These microspore mother cells, they undergo meiosis. All right, और meiosis is reduction division by which one cell is divided into 4. और अगर microspore mother cell diploid है तो इसका मतलब यह है कि इसमें से जो 4 नए cells बनेंगे they will be haploid. All right students, फिर याद रखिएगा इससे प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स। और मेल गेमेटोफाइट के एतबार से यह बात याद रखिएगा कि मेल गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन का आगाज माइक्रोस्पोर से हो जाता है, लेकिन फीमेल्स के साथ अगर हम यहां पे कंपैरिजन करें इसको फीमेल स्पोरोफेरिक स्ट्रक्चर्स के साथ, तो यह बात याद रखिएगा वहां पे सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है, बट यहां पे 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। All of the 4 microspores they will be viable, they will survive. All right, यहां पे कोई भी रिडक्शन या डीजेनरेशन नहीं हो रही। फिर इसके बाद माइक्रोस्पोर्स के अंदर स्टूडेंट्स जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और इस जर्मिनेशन को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है यह भी याद रखिएगा। माइक्रोस्पोर बजाते खुद अब क्या है, इट इज हैप्लॉइड। अगर ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो अब इसने फर्दर सेल्स प्रोड्यूस करने हैं तो माइटोसिस करेगा। ऑलराइट, अब इसकी माइटोसिस की वजह से यहां पे 2 अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस होंगे। एक को हम कहते हैं ट्यूब सेल, ऑलराइट, एंड अदर वन इज नोन एज जेनरेटिव सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ट्यूब सेल इसके नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए ये तो पोलन ट्यूब बनाने में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो जेनरेटिव सेल है इट हैज टू जेनरेट समथिंग, इसने कुछ और बनाना है। और क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस स्पर्म्स। ऑलराइट, 2 स्पर्म्स, यानी कि इसके अंदर भी माइटोसिस हो रही है फर्दर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक होपफुली आपको समझ आ चुकी है। ये सारे का सारा प्रोसेस कहां पे चल रहा है, एंथर के अंदर, और इसने प्रोड्यूस क्या करना है, मेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट असल में हम अब तक प्रोड्यूस कर चुके हुए हैं। मेल गेमेटोफाइट क्या चीज है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये सारा स्ट्रक्चर ट्यूब सेल विद द जेनरेटिव सेल। ऑलराइट, दिस इज द मेल गेमेटोफाइट। और जेनरेटिव सेल के अंदर समटाइम्स जो गेमीट्स हैं वो फौरी तौर पे नहीं बन जाते। जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू होगी, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका होगा, उसके बाद जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 अलग-अलग स्पर्म्स बना देता है। ऑलराइट, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब ये जो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हमें यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज द मेल गेमेटोफाइट। ये मेल गेमेटोफाइट कहां पे है, माइक्रोस्पोर के अंदर। और इस माइक्रोस्पोर को जिसके पास मेल गेमेटोफाइट मौजूद है और उसके अंदर गेमीट्स मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज द पोलन ग्रेन, जिसकी जमा है पोलन। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि इसी चीज को मैं यहां पे लिख भी देता हूं, microspore that contain microgametophyte along male gametes is called पोलन ग्रेन। एक है तो पोलन ग्रेन, अगर ज्यादा है तो पोलन कहेंगे इनको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे का सारा प्रोसेस हमें नजर आ गया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सी डेवलपमेंट किस तरह से मुकम्मल की गई है। ऑलराइट, अब इसी तरह अगर हम ओवरी की जानिब चलें तो हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी तब्दीलियां किस तरह से स्टेप्स में मुकम्मल की जा रही हैं। तो इनकी डिटेल्स भी अभी देख लेते हैं।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अभी हमने 3 स्ट्रक्चर्स यहां पे मेंशन किए थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ऑलराइट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्पल. अब याद रखिएगा कि सबसे पहला कंपोनेंट है स्टिग्मा. तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्लासेस के अंदर स्टिग्मा भी मुख्तलिफ इकसाम के हो सकते हैं. बाज़-औक़ात हेयरी होते हैं, बाज़-औक़ात इनमें स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, बाज़-औक़ात ये बिल्कुल फ्लैट से टेक्सचर्ड होते हैं. अब इस सारी की सारी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बावजूद फंक्शन इनका कॉमन है, एंड देयर इज टू कैप्चर द पोलन. ऑलराइट, वो पोलन ग्रेन्स जो आ रहे हैं आफ्टर द पोलिनेशन, चाहे इंसेक्ट्स के थ्रू आए, चाहे वो कहीं हवा के जरिए आ जाएं, या कोई और एनिमल उनको लेके आ जाए, या बाज़ औक़ात जब हमने खुद भी हाइब्रिड्स वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं तो हम एक ब्रश के साथ पोलन्स उठाते हैं और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको जानबूझ के गिरा देते हैं. तो इन तमाम टेक्निक्स के बावजूद स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? टू कैप्चर द पोलन. उसके बाद स्टाइल. स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से पोलन ट्यूब होती हुई गुजरेगी और ओवरी तक पहुंच जाएगी. ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इनका सीक्वेंस भी स्टूडेंट्स इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको यहां पे बताने लगा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. नाउ इनसाइड द ओवरी देयर इज ओव्यूल. ओव्यूल, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओव्यूल बेसिकली है क्या चीज? इट कंटेन्स 2 स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स. पहली चीज है इंटेगुमेंट्स. इंटेगुमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवर्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम. और दूसरा इसके पास जो कंपोनेंट है दैट इज नोन एज न्यूसेलस. और न्यूसेलस क्या है? दिस इज मेगास्पोरेंजियम. ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है, और ओव्यूल बजाते खुद क्या है? इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, और प्रोटेक्टिव लेयर्स की इनर साइड पे आपको स्पेशलाइज्ड एक ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आता है जिसने क्या बनाया हुआ है? न्यूसेलस. और न्यूसेलस बुनियादी तौर पे मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम है. अब स्टूडेंट्स, ओव्यूल के अंदर कुछ तब्दीलियां वकू पजीर होती रहती हैं वक्त गुजरने के साथ. जैसे जैसे तब्दीलियां आती रहेंगी तो आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे मेगास्पोरेंजियम से ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहा हूं. अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होता है मेगास्पोर मदर सेल. ऑलराइट, दिस मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड. ऑलराइट, ये खुद तो डिप्लॉयड है लेकिन इसके अंदर हो जाती है मियोसिस, ऑल्सो नोन एज मायोसिस. अब जैसे ही इसके अंदर मियोसिस होगी तो फर्दर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 मेगास्पोर्स. ऑलराइट, 4 मेगास्पोर्स पैदा कर रहा है. लेकिन यहां पे एवोल्यूशन के साथ साथ एक तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है? आउट ऑफ दीज 4, 3 will degenerate and only 1 remains functional. Alright students, अब ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के एतबार से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इन चारों मेगास्पोर्स में से 3 तो रिड्यूस हो गए, डीजेनरेट हो गए, एंड ओनली 1 इट रिमेन्ड फंक्शनल. अब ये जो एक मेगास्पोर है, यहां पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि इस एक मेगास्पोर से फर्दर फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप होना है. और इसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है? ये अकेला मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इट रिमेन्स इन द सेंटर. अब ये जो न्यूक्लियस सबसे अंदर मौजूद है दरमियान में, इस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं. अब ये बात याद रखिएगा कि यहां पे 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगी जो कि कैरियोकाइनेसिस पे मुश्तमिल है. इसका मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियस तकसीम होगा, और जब 3 मरतबा तकसीम होगा तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8. इसका मतलब यह है कि अब 8 सेल्स बनने चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पे कंफ्यूज करती है, और वो क्या है? दिस माइक्रोस्पोर undergo 3 mitotic divisions. All right, और यहां पे confusing statement produces 8 nuclei
but 7 cells. ऑलराइट, 8 न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल 7 सेल्स पैदा कर रही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और समझने से ताल्लुक रखती है। अब स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि 7 सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनका एक मखसूस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह से मखसूस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा कि ओव्यूल के अंदर वो माइक्रोस्पोर जो फंक्शनल है उसमें 3 माइटोटिक डिविजन्स हुई हैं और माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया है, अब इसकी तरतीब समझ लें। इट हैज प्रोड्यूस्ड 1 2 3, ऑलराइट, दीज आर 3 एंटीपोडल्स, 3 सेल्स हैं। उसके बाद 1 और 2, 2 न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल एक डिप्लॉयड सेल, ऑलराइट, जिसको आपकी किताब में मेंशन किया गया है फ्यूजन न्यूक्लियस के नाम से, ओके लेकिन दूसरे लफ्जों में इसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कितने सेल्स अभी तक हमारे पास मौजूद हैं? 4, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? 5। अब फिर इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 3 सेल्स जो कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए नजर आते हैं। ऑलराइट, इनमें से जो साइड्स वाले 2 हैं, दीज आर द लेटरल सेल्स एंड दे आर नोन एज सिनर्जिड्स, और दरमियान में जो बड़े वाला सेल आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एग सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि 3 एंटीपोडल्स, ऑलराइट, उसके बाद एक सेल लेकिन 2 न्यूक्लियाई फ्यूजन न्यूक्लियस, ऑलराइट, और फिर उसके बाद 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। अब कितने सेल्स बन गए हैं? 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7, 7 सेल्स, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। तो ये है कैलकुलेशन जो आमतौर पे कंफ्यूज करती है, लेकिन होपफुली अब आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ ऑल दीज सेल्स दे आर कलेक्टिवली द फीमेल गेमेटोफाइट, और इस फीमेल गेमेटोफाइट के पास एक फंक्शनल एग भी मौजूद है। अब इस एग को, और प्रीवियसली जो हमने सारे का सारा सीक्वेंस स्टडी किया है, जो मेल गेमेटोफाइट ने स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं, अब स्पर्म्स को लेके आया जाएगा टुवर्ड्स द फीमेल गेमेटोफाइट, और इसको लेके आने के लिए जो प्रोसेस यहां पे किया जाता है, दिस इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि अगर पोलिनेशन की टाइप्स हम देखें तो यहां पे 2 टाइप्स हमें पता चलती हैं। वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड नंबर 2 इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है कि अगर सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलें और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, ऑलराइट, दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि डिफरेंट एजेंट्स की मदद से एक पौधे से पोलन्स उड़ें और किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाके गिर जाएं, तो इस केस को हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो 2 टाइप्स याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। फिर इसी तरह इसके मेथड्स भी हैं, यानी कि किन एजेंट्स के जरिए पोलिनेशन की जा रही है। इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकती है, विंड पोलिनेशन हो सकती है, वाटर पोलिनेशन जो कि बहुत ही रेयर है वो भी पॉसिबल है, और बाज़ औक़ात बड़े एनिमल्स भी पोलिनेटर्स के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर एक इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे करें, देयर इज पोलन एलर्जी। ऑलराइट, अब ये पोलन एलर्जी जो है बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि बाज़ औक़ात जैसे ही एक मखसूस सीजनल तब्दीली आती है और उस वक्त सारे के सारे फूल जो हैं और बड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पोलिनेशन कर रहे होते हैं, तो पोलन्स हवा में बिखरे होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कि हमें नजर भी नहीं आ रहे होते। ऑलराइट, उस सूरत में क्या होता है, वो लोग जो जरा ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स फौरी तौर पे फील होना शुरू हो जाएंगी, उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, और समटाइम्स मुसलसल सर दर्द भी हो सकता है। तो ये पोलन एलर्जी वाला केस, दिस इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ दोज पीपल। अब फिर इसके बाद अगर वापस आए टॉपिक की जानिब, तो पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स अब अगर गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर गिरते ही ये फौरन क्या करेंगे कि अपनी पोलन ट्यूब ग्रो करवाना शुरू कर देंगे।
पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के दौरान ही जेनरेटिव सेल क्या करेगा, 2 स्पर्म सेल्स बना लेगा। अब इन दोनों स्पर्म्स ने क्या करना है, ट्रेवल करके जाना है टुवर्ड्स द फीमेल गेमिटोफाइट, और फीमेल गेमिटोफाइट के पास पहुंच के यहां पे ये 2 काम करेगा, और 2 काम है तो इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। और यहां पे स्टूडेंट्स चूंकि फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, ऑलराइट, लेकिन यहां पे 2 प्रोसेसेस मैंने इसको क्यों कहा है, यहां पे होगी डबल फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा और 2 स्पर्म सेल्स या स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा। अब अगर 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 जगहों पे जाके फ्यूज होंगे। अब नंबर 1 इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विद एग सेल, ऑलराइट, ये तो यूजुअल फर्टिलाइजेशन है। एंड नंबर 2 इज स्पर्म सेल with endosperm cell or fusion cell और फ्यूजन न्यूक्लियाई, या फिर इनको पोलर बॉडीज भी कह देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारी की सारी फ्यूजन हो जाए तो इसके बाद चूंकि 2 जगह पे फ्यूजन हुई है इस वजह से इसको हम कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला स्टेप है वो तो फर्टिलाइजेशन है ऑफ द स्पर्म एंड द एग, तो उससे प्रोड्यूस हुआ है जाइगोट, और दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजेशन हुई है इससे प्रोड्यूस होगा न्यूट्रिटिव टिश्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये जाइगोट ग्रो करना शुरू करेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एंडोस्पर्म का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करेगा और अपने अंदर कलेक्ट करने के बाद वो डॉर्मेंट स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाएगा। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स बाहर वाली साइड पे भी कुछ तब्दीलियां नमूदार हो रही हैं, और वो क्या है कि एम्ब्रियो सैक के आसपास यानी कि ओव्यूल के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, और वो चेंजेस क्या हैं, इंटेगुमेंट्स का डेवलप हो जाना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ओव्यूल्स में सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट होती है, उनको हम कहते हैं यूनिटेगमिक, ऑलराइट, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ओव्यूल्स के पास 2-2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, तो इस केस में उनको हम कहते हैं बायटेगमिक, ऑलराइट, और यही बाद में हार्डन होने के बाद सख्त हो जाते हैं और इंटेगुमेंट्स ऑफ द सीड कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाने के बाद अब ये सीड रेडी है फॉर द डिस्पर्सल। जैसे ही इस सीड को कहीं किसी सुटेबल मीडियम के ऊपर गिराया जाएगा या जमीन में बो दिया जाएगा तो ये उसमें से जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा और नया स्पोरोफाइट बना देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन सारे सीक्वेंसेस को याद रखिएगा, लिखने में आसानी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारी